वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से करीब 500 वैकेंसीज जो इलाहाबाद हाईकोर्ट निकालने वाला है आरओआर और एपीएस की, उसके रिटन एग्जाम या फिर हम लोग कह सकते हैं ऑनलाइन ओएमआर बेस्ड फर्स्ट पार्ट की तैयारी हम लोग कराएंगे। मल्टीपल चॉइस जिसमें क्वेश्चंस आते हैं, 200 नंबर का जो पेपर होता है उसकी तैयारी आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नए शुरू हुए पेड बैच में कर सकते हैं। ये हमारे गिवन नंबर्स हैं, इन पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा पेड ग्रुप 19 जुलाई की शाम से शुरू हुआ है। इसमें पार्ट 1 की तैयारी कराई जाएगी। 80 पीडीएफ मॉड्यूल में आप पूरी तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं बिना किसी फालतू लाइव क्लास के, बिना टाइम वेस्ट के। प्रोडक्टिव तैयारी अगर आपको करनी है हमारे पीडीएफ मॉड्यूल के साथ तो अभी ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। जो मेंबर्स ज्वाइन हो चुके हैं 19 जुलाई को शुरू हुए ग्रुप में, ये आपका स्ट्रैटेजी वीडियो है, यानी कि वीडियो नंबर 1। इसको शुरू से लेकर आखिर तक आप देखिएगा। आरओ पोस्ट हो, एपीएस हो, एआरओ हो, उसमें स्टेज 1 स्टेज 2 का यहाँ पर लास्ट टाइम फॉलो किया गया था और जब से एनटीए ने इसको दिया है यही आगे भी बने रहने की संभावना है, यही पैटर्न। तो स्टेज 1 में सबसे पहले ये आपका पार्ट ए कहा जाता है, फिर पार्ट बी टाइपिंग की होती है। पिछली बार ऐसा हुआ था कि टाइपिंग उसी दिन हुई थी जिस दिन पार्ट ए का ऑनलाइन पेपर हुआ था। पार्ट ए पार्ट बी, तो पार्ट ए होता है 200 अंकों का और पार्ट बी 50 अंकों की टाइपिंग होती है, जिसका सपोर्ट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम नहीं दे सकती है। टाइपिंग की तैयारी आपको खुद से करनी पड़ेगी लगातार। तो 250 में से फिर कट ऑफ यहाँ पे बना था, उसके हिसाब से फिर लोग चयनित हुए थे। इस बार भी यही रहने की पूरी उम्मीद है। 200 नंबर यानी पार्ट ए की पूरी तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम आपकी कराएगी। 200 MCQ 200 मार्क्स का जो पेपर होगा पार्ट ए का, 3 घंटे वाला ऑनलाइन एग्जाम ये होता है, ध्यान रखिएगा, ऑफलाइन नहीं। तो इसमें ए से लेकर एल तक का सिलेबस दिया हुआ है। जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स, ट्रेड, पॉपुलेशन, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यूपीपीसीएस के सिलेबस इसमें जो है कॉपी करने का प्रयास किया है। आप इसमें देख पा रहे होंगे। कुछ चीज़ें जो एक्स्ट्रा है वही मैं यहाँ पे अलग से बता दे रहा हूँ। जैसे एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ये नहीं होता है यूपीपीएससी के आरओआर पेपर में, और जनरल इंग्लिश भी नहीं होती है। ये दोनों एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो कि होते हैं एचसी के आरओ पेपर में, आरओआर के पेपर में, एपीएस के पेपर में। जनरल इंग्लिश कंप्यूटर ये एडिशनल है, बाकी पूरा आरओआर का जो सिलेबस है यूपीपीएससी वाला वो फॉलो करते हैं। हालांकि पैटर्न में सिमिलरिटी है, जो ट्रेंड होता है क्वेश्चन पूछ जाने के जो तरीके हैं, पेपर का लेवल जो है, पेपर सेटिंग का जो तरीका है, उसमें काफ़ी अंतर है। उसको भी मैं अभी डिस्कस करूँगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, आप हमारे ग्रुप में आए हैं तो ये बातें समझ लीजिए कि अगर आप डेली 4-5 घंटे दे सकते हैं तभी आप यहाँ पे आइएगा, तभी आप मॉड्यूल कंप्लीट कर पाएंगे और सिलेक्शन वाली तैयारी कर पाएंगे। अगर सिर्फ तैयारी करना है तो कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं। सिलेक्शन वाली तैयारी करना है तो आपको हमारे साथ जो है 4-5 घंटे का समय देना पड़ेगा मॉड्यूल तैयार करने के लिए, पेड क्विज लगाने के लिए, टेस्ट सीरीज सॉल्व करने के लिए और पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए। रीजनिंग एप्टीट्यूड का यहाँ पर कोई स्टडी मटेरियल नहीं दिया जा सकता है, कोई मॉड्यूल इसमें नहीं शामिल होगा। हालांकि हम इसकी प्रैक्टिस कराएंगे आपको, प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट होती है, आपको पता है एप्टीट्यूड सेक्शन में। हर 15 दिन में कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी, टेस्ट सीरीज के माध्यम से प्रैक्टिस होगी, पेड क्विज में भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डाले जाएंगे अलग से जब एग्जाम एकदम नजदीक होगा। वैसे हर 15 दिन में आपको कुछ यहाँ पे क्वेश्चन आपको रीजनिंग और एप्टीट्यूड के जैसा पेपर में आते हैं उस लेवल के मिलते रहेंगे। 80 दिवस का हमारा प्लान है अभी के लिए। मटेरियल एक साथ नहीं दिया जा सकता है शुरुआत में ही, लेकिन जैसे ही 80 दिवस कंप्लीट हो जाएंगे सारा सब्जेक्ट वाइज आपको मटेरियल मिल जाएगा। सब्जेक्ट वाइज यानी कि जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको जनरल साइंस के लिए एक पूरी पीडीएफ मिल जाएगी कंसोलिडेटेड, हिस्ट्री ऑफ इंडिया नेशनल मूवमेंट के लिए मिल जाएगी, इंडियन पॉलिटी के लिए मिल जाएगी, इकोनॉमी के लिए, कल्चर के लिए अलग मिल जाएगी, एग्रीकल्चर के लिए मिसलेनियस की अलग पीडीएफ मिल जाएगी जिसमें ट्रेड कॉमर्स आपका कवर हो जाएगा, अर्बनाइजेशन, इकोलॉजी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और ये स्पेशल नॉलेज ऑफ जीके ऑफ उत्तर प्रदेश या फिर स्टैटिक जीके या फिर हम लोग इसको यूपी स्पेशल बोलते हैं। ये सब पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएगी, लेकिन 80 मॉड्यूल कंप्लीट होने के बाद। 80 मॉड्यूल जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे ये आपको पीडीएफ सब्जेक्ट वाइज भी हम लोग दे देंगे, जिससे आप एक साथ भी उसका रिवीजन कर सकें एकदम जब एग्जाम नज़दीक होगा। और अगर किसी को संदेह है कि आपको पता है कि ये वैकेंसी काफ़ी जल्दी कंप्लीट होती है, तो 80 दिवस से पहले अगर एग्जाम डेट आ गई तो क्या होगा, मटेरियल को प्रीपोन किया जाएगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, हमने अपनी कमिटमेंट पर लिखा है, मटेरियल को प्रीपोन किया जाएगा, सारा मटेरियल एक साथ हम दे देंगे यदि एग्जाम डेट एकदम पहले किया जाती है तो। जो ये टॉपिक्स लिखे हैं सबके 8-8 मॉड्यूल दिए जाएंगे, कुल मिलाकर 80 हैं। किसी मॉड्यूल में कम पेजेस होंगे, किसी में ज़्यादा, तो उसको मैनेज कैसे करना है ये भी मैं इसी वीडियो के आगे के हिस्से में आपको बताता रहूँगा। मटेरियल हमारा लेटेस्ट ट्रेंड पर आधारित है। 2021 में जो परीक्षा हुई थी उसके ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार है। अगर 1-2 पॉइंट घटते या बढ़ते हैं, जो कि उम्मीद बहुत कम है, वो सब इसमें ऐड किया जाएगा, ठीक है। अब प्रैक्टिस के लिए क्विज में लगातार हम क्वेश्चंस करा रहे हैं। प्रैक्टिस का महत्व इस एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा है। वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि पेपर का जो पैटर्न होता है, जो मतलब पेपर सेटिंग होती है, वो थोड़ा इजी टाइप होती है। हालांकि
इसमें क्या होता है, रिवर्स चीज़ें काम करती हैं। पेपर इजी आता है, कट ऑफ ज़्यादा जाता है, जबकि यूपीपीएससी पेपर्स में क्या होता है, पेपर टफ आता है, कट ऑफ नीचे रह जाता है। आपको मैं कट ऑफ दिखाई देता हूँ, आप देखिएगा ये 250 में से कट ऑफ है। 200 मार्क्स पार्ट 1 के और 50 मार्क्स यहाँ पर पार्ट 2 टाइपिंग के, पार्ट बी मतलब। तो ये जो है इस तरीके से 206 करीब अनरिजर्व्ड का कट ऑफ गया था, सब सर्वाधिक कट ऑफ ही गया था 2018-19 वाली वैकेंसी में, क्योंकि तब ऑफलाइन होता था। और टाइपिंग में मैं आपको बता दूं, टाइपिंग में बहुत नंबर्स जो है यूपी के स्टूडेंट्स स्कोर करते हैं। जो टाइपिस्ट है उन्हें पता होगा, बड़ी आसानी से लोग 46 नंबर जो है 47.5 नंबर तक आराम से ले आते हैं टाइपिंग में। 42-43 तो अमूमन ले ही आते हैं, ठीक है, जिनकी अच्छी होती है। जिनकी टाइपिंग ख़राब होती है वो बहुत नीचे गिरते हैं। टाइपिंग में एकदम से अंक आपके उठ सकते हैं, एकदम से गिर भी सकते हैं। 2019 में ये कट ऑफ रहा था 213 रहा था यहाँ पर 250 में से। पेपर का लेवल जो है थोड़ा सा इजी रहता है, लेकिन वही बात है कि आपको 212 पहुँचना भी है। केवल जो है 200 से नहीं काम बनेगा, वहाँ पर आपको मैक्सिमाइज़ करना होता है अपने अटेम्प्ट्स को। फिर जो है ये आपने देख ही लिया होगा कि काफ़ी सारे लोग शॉक्ड रह गए थे कि 213 कैसे कट ऑफ जा सकता है। तो ऐसे जा सकता है क्योंकि टाइपिंग में काफ़ी सारे लोग अच्छे नंबर स्कोर करते हैं। रही बात रिटन एग्ज़ाम की, तो उसमें भी पेपर थोड़ा इजी लेवल ही रहता है, जैसा मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है तो इसकी रिस्पॉन्स शीट आई थी, तो उसी वजह से ये पेपर्स हमारे पास कुछ आ गए थे, लोगों ने रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड की थी। तो शुरू में इसमें एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस होते हैं एक साथ, फिर इसमें होते हैं इंग्लिश या हिंदी क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। एक्चुअली पहले कंप्यूटर क्वेश्चंस होते हैं, पहले एप्टीट्यूड फिर कंप्यूटर, फिर होता है इंग्लिश के या हिंदी क्वेश्चंस, और फिर उसके बाद आके पूरे जीएस के अन्य टॉपिक्स होते हैं। जैसे कंप्यूटर क्वेश्चंस खत्म होने के बाद अब इंग्लिश के क्वेश्चंस यहाँ पर शुरू हो गए हैं, फिर हिंदी के क्वेश्चंस होते हैं। कितने कितने होते हैं मैं अभी आपको बता रहा हूँ। इंग्लिश के क्वेश्चंस के बाद यहाँ पर हिंदी क्वेश्चंस होंगे, ये देख सकते हैं आप। इसमें भी समास का एक होता है, अलंकार का एक होता है, हर चैप्टर से एक एक आ जाते हैं। लिंग बदलने वाला क्वेश्चन आ जाता है, अशुद्ध चुनने वाला क्वेश्चन आ जाता है, कारक वाला आ सकता है, प्रत्यय उपसर्ग से आ सकता है। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। फिर नॉर्मल जो बाकी पॉइंट्स लिखे हैं वैसे एसोसिएटेड क्वेश्चंस हैं, इंडियन इकोनॉमी से एसोसिएटेड क्वेश्चंस हैं, कल्चर से एसोसिएटेड क्वेश्चन हो गए, हिस्ट्री से एसोसिएटेड क्वेश्चन, नेशनल मूवमेंट से एसोसिएटेड क्वेश्चंस, इकोनॉमी से, फिर हिस्ट्री से। तो ऐसे मिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फिर क्लस्टर में नहीं आते कि एक साथ हिस्ट्री के दे देंगे, एक साथ इकोनॉमी के दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन का स्तर भी यहाँ पर नोटिस करते हुए जाएगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। जैसे तेलंगाना स्टेट कब बना था आपको, अब इसमें डेट सहित बताना है, तो ये थोड़ा सा आपको हमारे नोट्स में सब मिल जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यू का सोर्स क्या नहीं होता है, तो इसमें कॉमन सेंस है कि भाई जो स्टैम्प होता है वो पूरा राज्य का होता है। बिहू कहाँ का फोक डांस है, नॉर्मल चीज़ें। मैक्सिमम जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कौन सा सेक्टर करता है, तो एग्रीकल्चर है, उसके बाद टेक्सटाइल है। टैगलाइन इसमें किसी बैंक की एक बार पूछ लेते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल हो गया, जो है कुछ यात्रा फेस्टिवल जो ओडिशा साइड के होते हैं वो पूछ लेते हैं कई बार। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट्स में टेन्योर में कौन डिफाइन करता है इसको। नॉर्मल जो फैक्ट्स होते हैं, पॉलिटी से एसोसिएटेड, हिस्ट्री से एसोसिएटेड। साइंस के भी नॉर्मल फैक्ट्स, एलिमेंट्री कनाल का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, सबसे लंबी हड्डी कौन सी हो सकती है, CO2 का परसेंटेज जो है कितना है एटमॉस्फेयर में, एंटीबॉडीज़ कहाँ बनती हैं। कुछ बीमारियों से संबंधित सवाल आते हैं, हार्डनिंग ऑफ ये आर्टरीज क्या होता है, ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, ये डेफिशिएंसी डिसीज जो होती हैं विटामिन की कमी से जो होती हैं, विटामिन के सोर्सेज से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो ये कॉमन नेम होते हैं, उसके केमिकल नेम पूछ लेते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन से यहाँ पर होते हैं। 2021 में जब एग्जाम हुआ था साल के एंड में, और 2022 की शुरुआत में दिसंबर जनवरी में, तो किस तरीके के प्रश्न आए थे इसको देख लेते हैं। जनरल साइंस से 17 से 19 के बीच क्वेश्चन आए थे, हिस्ट्री ऑफ इंडिया से 12-13, इंडियन नेशनल मूवमेंट से 19 से 20, 18 भी आए थे कुछ शिफ्ट में, अप्रॉक्स यहाँ पे लिखा हुआ है। इंडियन पॉलिटी इकोनॉमी कल्चर से 16 प्रश्न, एग्रीकल्चर ट्रेड कॉमर्स से 10, फिर पॉपुलेशन इकोलॉजी अर्बनाइजेशन से इंडियन कॉन्टेक्स्ट में 7, वर्ल्ड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया रिसोर्सेस, ये सब 22 क्वेश्चन इसमें आए थे। ज्योग्राफी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे हर शिफ्ट में। फिर करंट नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, वही मतलब करंट अफेयर ओवरऑल, नेशनल इंटरनेशनल ये 19 थे, और यूपी करंट अफेयर भी इसमें शामिल थे। यूपी का यहाँ पे स्टैटिक जीके पूछा गया था, करंट भी पूछा गया था। एप्टीट्यूड के हर शिफ्ट में लगभग 24 से 25 से 26 तक भी कई बार सवाल थे। जनरल हिंदी और इंग्लिश के 10-10 यहाँ पे सवाल पूछे गए थे, टोटल 20 हर शिफ्ट में थे। और एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से 21 से 22 प्रश्न थे हर शिफ्ट में।
तो यही ओवरऑल आपको मेंटेन करके रखना है, ठीक है। ज़्यादा कोई पैटर्न चेंज होने की संभावना नहीं रहेगी। अब लगातार आर की बात कर रहे हैं, तो HCRO के पेपर में, ARO के पेपर में और UPPSC RO के पेपर में क्या डिफरेंस होता है लेवल का, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन सेटिंग के तरीके में क्या अंतर आ जाता है, इसको भी देख लेते हैं। क्योंकि HC कट ऑफ तो लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं RO का कट ऑफ जो है लगातार घटता जा रहा है। ऐसा आप देख सकते हैं, जैसे ये RO मेंस का पेपर है, प्रीलिम्स मेंस का सिलेबस सेम है, तो कोई इसमें अंतर नहीं है। RO में क्या होता है कि इस तरीके के प्रश्न आ जाते हैं कई बार, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले, कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है, ऐसे करके पूछ लेते हैं। और इसमें एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट, कई बार 4 तक भी स्टेटमेंट हो सकते हैं। जैसे इसमें पूछा कि भारत के तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संबंध में क्या सही, उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया, ठीक है। अब HC क्या करता है, इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट बनाने की झमेले की जगह सिंगल वन लाइनर टाइप पूछता है। HCRO आपसे ये पूछेगा, और कोई ना कोई शिफ्ट में ये क्वेश्चन आना ही आना है। इसमें पूछ सकते हैं भाई कि चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य की कैटेगरी में किसे चुना गया है। तो इसमें ऑप्शंस होंगे आपके सामने, इसमें ऑप्शंस हो सकते हैं ओडिशा जो सेकंड है सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में, MP जो कि फर्स्ट है, ये हमारा सही उत्तर भी है इस तरीके से, फिर UP हो सकता है, फिर वेस्ट बंगाल हो सकता है। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस HC में बनते हैं। इसमें क्या करेगा आपसे, इसमें इस तरीके के क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता है जिसको एक लाइन में निपटाया जा सके। ऐसा ही क्वेश्चन लास्ट ईयर था, जनवरी 2022 में राष्ट्रीय युवा महोत्सव के बारे में बताइए कौन सही है, ये कौन सा संस्करण था और ये कहाँ पे आयोजित हुआ था, इससे संबंध में क्वेश्चन पूछा गया था। अब ऐसे ही HC जो है इसमें ऐसा क्वेश्चन बना सकता है, 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ था। इसमें आपके सामने ऑप्शन हो सकते हैं कि भाई गोवा हो गया, लद्दाख हो गया, कर्नाटका हो गया, जो कि सही उत्तर है, इस बार कर्नाटका में हुआ था, या फिर नन ऑफ द अबव, या फिर कुछ भी हो सकता है, D कुछ भी हो सकता है, UP हो सकता है। तो इसमें उल्टा भी पूछ सकते हैं कि भाई कौन से नंबर का था, ये 26वां था, ये भी पूछ सकते हैं। बहुत फैक्चुअल सवाल ही आएंगे HC वाले में, तो इसी वजह से मैं आपसे कह रहा था इसमें कवरेज पर ज़्यादा फोकस करना है। एक क्वेश्चन जो है ऐसा नहीं होगा कि बहुत ही टफ होगा, उसमें कई सारे डिफरेंट जो फैक्ट हैं वो कई सारे क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे। ये अंतर आ जाता है HCRO के लेवल में और UPPSC RO के लेवल में। ऐसे इसमें आप स्पॉट करें 4 मुगल बादशाह हैं, उनके दीवान की सूची है, उससे मिलाना है इसमें। जबकि HC में क्या हो सकता है, अलग अलग बादशाहों के अलग अलग दीवानों के नाम अलग अलग शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। ये कॉन्सेप्चुअल सवाल कुछ होते हैं, ये इसमें भी आप देखेंगे, जिसमें ये होता है अभिकथन और कारण। इस तरीके के कोई प्रश्न आपको HCRO में नहीं देखने को मिलेंगे। वनडे एग्जाम में ये असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये UPPSC RO 2020 का सवाल है, ये पूछा गया है डेफ एक्सपो के बारे में, इसका क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है। अभी डेफ एक्सपो के बारे में अगर HC पूछेगा तो इस तरीके से कि इसका वेन्यू क्या है, ठीक है। ऐसे ही क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन काफ़ी UPPSC RO में पसंद किए जाते हैं, हमारे एग्जाम में नहीं आएंगे। HC RO में क्या आएगा कि क्रिप्स मिशन की डेट पूछ लेंगे अलग से, अगस्त प्रस्ताव की डेट पूछ लेंगे, बाकायदा डेट एक्सपेंडेड फॉर्म में पूछी जा सकती है कि भाई डे बताइए, मंथ बताइए, ईयर बताइए, वेवल प्लान कब आया था, कौन कौन लोग जो है इसके सूत्रधार थे, ये सब। क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन जो है ये भी आपके HC RO में नहीं पूछे जाएंगे। ये भी क्वेश्चन आपके में नहीं पूछे जाएंगे अभिकथन कारण वाले। तो कुल मिलाकर बात क्या है, बात मैं आप तो क्या पहुंचाना चाह रहा हूं आपसे कि जो आपको नोट्स दिए गए हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विस के द्वारा, उसमें दी गई इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है। बस ये है कि आप उसको कितनी बार रिवाइज कर पाते हैं, ये आपके ऊपर है। जितना रिवाइज करेंगे उतना ही एग्जाम में रिटेन कर पाएंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, जिससे आपका कट ऑफ जो है वो क्लियर हो पाए। तो हमारे उत्तर प्रदेश के छात्र और O लेवल वाले छात्र कई दिनों से UPPSC RO एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं उसकी वैकेंसी अनाउंस होने का, वह भी आने वाली है। लेकिन HC RO आप मान के चलिए कि इसमें तुरंत सब प्रोसेस पूरी होती है। जब तक मैं कहूँगा कि UPPSC RO अपनी वैकेंसी निकालेगा तब तक हो सकता है इनकी पूरी ज्वाइनिंग प्रक्रिया तक कंप्लीट हो जाए। अगर आपने पहले इसको फॉलो किया एग्जाम को तो आप जानते होंगे लगातार इनकी प्रोसेस तेज़ी से चलती है। तुरंत एग्जाम नोटिफिकेशन आता है, एग्जाम डेट आती है, एग्जाम समय पर कंडक्ट होता है, रिजल्ट भी तुरंत आता है और बाकी सारी प्रक्रियाएं भी जल्दी होती हैं, ज्वाइनिंग भी तुरंत होती है। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप GS बेस्ड जो टॉपिक्स हैं वो तैयार कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन वगैरह, पॉपुलेशन इकोलॉजी वगैरह। आपको एडिशनल क्या तैयार करना है, कंप्यूटर तैयार करना है, इंग्लिश तैयार करना है।
जो भी आर ओ वाले छात्र हैं उनको कंप्यूटर और इंग्लिश अलग से तैयार करना है। कंप्यूटर भी मैं ज़्यादा नहीं इस पर स्ट्रेस करूंगा, क्योंकि कंप्यूटर आपने ट्रिपल सी करते समय कंप्लीट किया है। ट्रिपल सी वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स हो सकती है इन पोस्ट में भी, तो ट्रिपल सी लेवल तक की कंप्यूटर अगर आपको आती है, थोड़ा सा 10 नंबर की जो इंग्लिश आती है उसके लिए थोड़ा सा आप पढ़ाई कर सकते हैं। हमारा वीडियो बना हुआ है, उसको देख सकते हैं। पेड ग्रुप में अगर आप आए हैं तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, आपको इंग्लिश के जो नोट्स दिए गए हैं वो सफिशियंट है, क्विज कराई जा रही है वो सफिशियंट है। टाइपिंग सीखे हुए कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छा मौका ये बन जाता है, क्योंकि इसमें अगर टाइपिंग आपकी बहुत अच्छी है तो आपको उन लोगों से एज मिलता है जो बिना टाइपिंग सीखे जो है इस एग्ज़ाम में उतरते हैं। वो रिटर्न में तो स्कोर कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव वाले एग्ज़ाम में, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में, ऑनलाइन एग्ज़ाम में, लेकिन टाइपिंग में नहीं कर पाते हैं, तो आपको उनको उनके ऊपर एज मिलता है। जो हमारे पेड ग्रुप के मेंबर्स हैं, एक बात समझिए, जो बातें आपको आगे तक ध्यान रखनी है, 80 मॉड्यूल हैं, उन्हीं पर आपको रिलाई करना है। सबसे पहली चीज़ ये है, मैं बार बार बता दे रहा हूँ, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 80 मॉड्यूल के अलावा और जो हम सब्जेक्ट वाइज नोट्स देंगे रिवीजन के लिए, उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत होगी। प्रैक्टिस के लिए जो हम पेड क्विज कराएंगे और जो हमने कुछ प्रीवियस ईयर पेपर कंपाइल करके दिए उतने ही सफिशिएंट होंगे, अदर किसी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टाइम बहुत लिमिटेड रहता है इसमें, तो रिसोर्स आप कम ही रखिए और रेगुलर उनके रिवीजन पर फोकस करिए। हमारे 80 मॉड्यूल के लगातार रिवीजन पर, उनकी स्टडी पर फोकस करेंगे, मैक्सिमम आपको बेनिफिट होगा। और जो एप्टीट्यूड वाले जो करीब 25 सवाल आते हैं उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करते रहना होगा, तभी आप मैक्सिमाइज कर पाएंगे अपने पार्ट 1 वाले पेपर में, ठीक है। तभी आप कट ऑफ तक पहुंच भी पाएंगे और फाइनल सिलेक्शन की भी उम्मीद कर पाएंगे। एक महत्वपूर्ण बात जो मुझे आपको बतानी, मैंने लिख के भी यहाँ पर रख दिया है, जितना जल्दी आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए उतना अच्छा रहेगा। लाइव क्लास से इस तरीके के एग्जाम की प्रिपरेशन आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम जरूर, लेकिन तब भी इसमें लाइव क्लास कारगर नहीं रहेगी। उनका मेथड जो है बहुत सही नहीं है। मैं किसी लाइव क्लास कराने वाले के कौशल पर नहीं सवाल खड़े कर रहा हूँ, ना ही जो मैं इस चीज़ को जस्टिफाई कर रहा हूँ कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस लाइव क्लास नहीं कराता। लाइव क्लास से आप जो है स्कूल एग्जाम की प्रिपरेशन करा सकते हैं, कुछ अन्य एग्जाम की प्रिपरेशन करा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन लाइव क्लास से नहीं हो सकती। ये मेथड ही फ्लॉड है। मेथड को फॉलो करने वालों की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। लाइव क्लास से प्रिपरेशन हो ही नहीं सकती। आप पढ़िए यहाँ पर सिलेबस ए से एल तक का, आप दिल पे हाथ रख के कहिए कि लाइव क्लास जो है कितने घंटे करा दी जाए तो ये सिलेबस पूरा हो जाए। ये सिलेबस लाइव क्लास नहीं पूरा करा सकता है, और करा भी दिया गया तो वो कारगर नहीं रहेगा, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है उससे। आपको लिमिटेड टाइम पीरियड में जो चीज़ें यहाँ पर दी जाएंगी वो सफिशिएंट होंगी, और बशर्ते आप उसे अच्छे तरीके से फॉलो करें, रिलीजियसली उसको स्टडी करें और प्रैक्टिस करें पेड क्विज वाले ग्रुप से। एग्जाम इसका जल्दी जल्दी होता है, और जल्दी का मतलब काफ़ी जल्दी। एक बार नोटिफिकेशन आया तो आपको 80 दिवस से ज़्यादा, 70 दिवस से ज़्यादा समय मिलने ही नहीं वाला है, आप मान के चलिए। उसमें आपको टाइपिंग भी सीखना है और पार्ट ए की भी तैयारी करना है, तो पार्ट ए का अच्छे तरीके से तैयार करके रख लीजिए, जिससे आप अच्छे तरीके से फ्री माइंड से लास्ट तक टाइपिंग भी प्रैक्टिस कर सकें। एक डेली टेंटेटिव स्टडी प्लान की हम लोग बात कर लेते हैं। वैसे प्लान कुछ खास ऐसा मतलब इनोवेटिव रहने नहीं वाला है, क्योंकि हम ऑलरेडी उसको प्लान्ड मॉड्यूल में दे रहे हैं, तो आपको अलग से डिसाइड नहीं करने की ज़रूरत होगी आज कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कल कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सी क्विज लगाना है। सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हैं। मॉड्यूल आपको मिलेगा। डेली मॉड्यूल क्या है? डेली मॉड्यूल का माने एक पीडीएफ है, ठीक है। पीडीएफ आप जो है ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, चाहे प्रिंट करके पढ़ सकते हैं, या आपके ऊपर है। प्रिंट का खर्चा आपको देखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। प्रिंट कैसे करना है वीडियो नंबर 2 में बता दी जाएगा। डेली मॉड्यूल आएगा, 3 घंटे स्टडी टाइम यहाँ पर आपके लिए उसका सफिशिएंट होगा। और 3 घंटे मतलब तो ये मैंने बहुत ज़्यादा लिख दिया है, कई बार मॉड्यूल बहुत छोटा होगा, कम पेजेस का होगा, तो उसमें स्टडी टाइम कम लगेगा, तो उधर का टाइम आप रिवीजन में शिफ्ट करेंगे, ठीक है। जैसे एक मॉड्यूल आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, इस तरीके से मॉड्यूल पे कहाँ पहुँच गए? 20वें तक। तो 20वें तक पहुँचने का आशय ये है कि जब आप 21वां पढ़ेंगे तो उसमें देंगे कम टाइम, उसमें देंगे 1 आवर केवल आप। लेकिन जो पुराने 20 मॉड्यूल हैं उनके कुछ कुछ आप रिवीजन करते रहेंगे, ठीक है। वो मॉड्यूल आपके पास रहेगा, आप उसमें मार्क कर लीजिए, चाहे तो प्रिंट है उसमें मार्क कर लीजिए कि ये वाली चीज़ हमको रेगुलर बेसिस पर रिवाइज करनी है, ठीक है। जो भी कंटेंट जरूरी है, जो भी सिलेक्शन मटेरियल है वो हमने आपको दे दिया, लेकिन उसको कैसे तैयार रखना है, कैसे उसको रिटेन करना है, स्टूडेंट के रिवीजन के माइंडसेट पर बहुत डिपेंड करेगा। रिवीजन की टेक्निक्स आपको बताई जाती रहेंगी, लेकिन बेसिक टेक्निक ये है कि जो भी पुराना है उसको रेगुलर बेसिस पर रिवाइज करना, इसी को मोटे तौर पर रिवीजन कहा जाता है। रिवीजन आपका एक और चीज़ से होता है, प्रैक्टिस से। तो प्रैक्टिस कैसे होगी? प्रैक्टिस जो कुछ भी वाईक्यू हमने कलेक्ट करके आपको दी है, रिस्पॉन्स शीट जो दिखाई थी वो है, और रिस्पॉन्स शीट में जो क्वेश्चंस मतलब अटेम्प्ट करे गए वो स्टूडेंट के क्वेश्चन है, वो हमारे आंसर नहीं है, ध्यान रखिएगा। उसको आपको अपने आप से सॉल्व करना होगा। साथ ही साथ क्विज प्रैक्टिस यहाँ पे कीजिएगा। 45 क्वेश्चंस डेली अपलोड होंगे विभिन्न सेक्शंस में से, तो 30 मिनट आपको क्विज प्रैक्टिस करनी ही करनी है। क्विज से बहुत आपको हेल्प मिलने वाली है। इस तरीके के जो मल्टीपल टाइप वाले क्वेश्चंस वाले एग्जाम होते हैं, खासकर HCRO वाला, जिसमें 1 लाइनर फैक्चुअल सवाल पूछे जाते हैं, उसमें बहुत महत्व हो जाता है यहाँ पर क्विज का। कई बार जो है आप फैक्ट वैसे नहीं पहचान पाते हैं एकदम से बिना ऑप्शन दिए हुए, लेकिन ऑप्शन के साथ पहचानने लगते हैं। यही इस एग्ज़ाम के साथ भी है, क्योंकि इसमें वन लाइनर
प्लेन फैक्ट पूछा जाता है, उसके 4 ऑप्शन होते हैं। तो अगर आपने जरा भी क्विज में उसका कुछ भी अटेम्प्ट करा होगा उससे संबंधित कोई भी फैक्ट, तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। डेली 4-5 घंटे का जो हमने आपसे प्रण लिया था, उस हिसाब से अगर आप फॉलो करते हैं मॉड्यूल का रिवीजन करते हैं, पेड क्विज लगाते हैं, PYQ की प्रैक्टिस करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप जो है पार्ट 1 में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और टाइपिंग अगर अच्छी कर लेगा तो सिलेक्ट भी हो सकते हैं फाइनली। अब पेड क्विज के जो सवाल हैं काफ़ी आपको हेल्प करते हैं आपकी प्रैक्टिस में, क्योंकि कई बार अगर आपने कहीं भी वो चीज़ नहीं पढ़ी, लेकिन एक बार कभी उसकी प्रैक्टिस करिए, चाहे बुक से, इवन बुक से, जबकि ये वाली जो प्रैक्टिस है टेलीग्राम वाली, काफ़ी आपके माइंड में साइकोलॉजिकली बैठ भी जाती है। अगर बुक से भी करते हैं तब भी अगर कुछ भी उसके बारे में नहीं पता है, एग्जाम में आ जाता है उससे मिलता जुलता कुछ, तो हम गेस कर ले जाते हैं और सही गेस कर ले जाते हैं कई बार। इसमें आप देखिए रिक्शा किस भाषा का शब्द है, आपको नहीं पता, लेकिन आप जब भी इसको गलत करेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि अच्छा मैंने गलत करा, ये जापानी भाषा का शब्द है। तो ये बड़ा आपको यूनिक लगेगा कि हाँ, रिक्शा जो है भारत में चलता है, रिक्शा हम लोग कहते हैं, लेकिन रिक्शा जो है ये जापानी भाषा का शब्द है, इंग्लिश भाषा का शब्द नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको याद करते हुए चल सकते हैं। क्विज काफ़ी आपको हेल्प करेगी, इसमें लगातार हमारी क्विज होती रहेगी। किसका एक अर्थ स्त्री है, तो अंगना का होता है स्त्री। ठीक है, तो इस तरीके से याद रहेगा आपको। तो कैसे इसको देखते हैं ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे ऐतराज इसमें पूछा है किस एक का अर्थ हो सकता है, तो मुझे अगर पता है कि आपत्ति का अर्थ ऐतराज होता है, तो हम इसमें टिक करेंगे। टिक करते ही देखिए कुछ यहाँ पे एनिमेशन हो गया, ये उड़ गए बलून, और ये यहाँ पे ब्लू टिक भी लग गया, मतलब वाइट टिक लग गया ब्लू बैकग्राउंड में, तो ये हमारा सही उत्तर है। मान लीजिए हम कोई गलत उत्तर चुनते हैं तो क्या होता है, कोई गलत उत्तर जैसे हम लोग चुनते हैं अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर हमने गलत चुना जानबूझ करके, तो यहाँ पर एक क्रॉस लग गया। क्रॉस का मतलब ये हो गया कि मैंने जो उत्तर चुना वो गलत चुना है, और सही उत्तर कौन वाला है, वही वाइट टिक ब्लू बैकग्राउंड में, यानी कि कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, भानु। वैसे ही कंप्यूटर के क्वेश्चंस आपके हो रहे हैं, इंग्लिश के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, हिंदी के भी देखने को मिलेंगे, नॉर्मल जीएस के भी देखने को मिलेंगे। बोस्ट वर्ड का कौन सा सिमिलर मीनिंग है, बोस्ट वर्ड का सिमिलर मीनिंग हो जाएगा प्राइड। तो इस तरीके से देखिए एनिमेशन हो गया इसमें। और इसमें है जैसे सिलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव अमंग द फोर, हिज फादर डैश हिम अप इन अ कंस्ट्रक्शन बिजनेस। तो मान लीजिए हमने इसमें आपको चुना होल्ड, जो कि रॉन्ग है, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई करेक्ट ये फ्रेजल वर्ब क्या है, सेटअप। ठीक है, हिज फादर सेट हिम अप इन अ कंस्ट्रक्शन बिजनेस। बाकी नॉर्मल जीएस के क्वेश्चंस हैं, साइंस के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे इसमें। फिर आपको नेशनल मूवमेंट के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लोकमान्य किसे कहते थे, तो बाल गंगाधर तिलक को कहते थे। ऐसे ही लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जो है मतलब डिस्ट्रॉय किया था, बख्तियार खिलजी। तो इस तरह के क्वेश्चंस एकदम लेवल के हिसाब से, एचसी के लेवल के हिसाब के यहाँ पर पूछे जाते रहेंगे। मैक्सिमम लोग इसको अटेम्प्ट करिए, काफ़ी सारे लोग कर भी रहे हैं, और जो लोग ग्रुप से जुड़ चुके हैं क्विज कोई क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना शुरू कर दीजिएगा। क्विज का एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है एग्जाम से पहले। और टेस्ट सीरीज भी आपकी होगी, जिसके बारे में बता दे रहा हूँ। ये टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है, 10 सितंबर से हम इसको शुरू कर रहे हैं। 11 को ये है, पहले सेक्शन वाइज होगी, जो आपके ए से एल तक के सेक्शन हैं उसकी टेस्ट सीरीज होगी 20 सितंबर तक, 1 से लेकर के 10 से लेकर के, माफ़ कीजिएगा। फिर आपके फुल इन टेस्ट होंगे, 1 अक्टूबर को ये समाप्त होगा। अगेन मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एग्जाम डेट देखने को मिल गई, मान लीजिए सितंबर की एग्जाम डेट आ गई कि सितंबर को पेपर है मिड में, सेकंड वीक में, तो आपको बता दी जाए कि आपके सारे टेस्ट प्रीपोन कर दिए जाएंगे। प्रीपोन करने का आशय ये है कि जब एग्जाम डेट आपकी होगी उससे करीब जो है 10 दिवस पहले आपके सारे टेस्ट यहाँ पे खत्म हो चुके होंगे, इससे आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज कभी भी स्टूडेंट का साथ नहीं छोड़ता है। टेस्ट हमेशा जो है प्रीपोन की जाते हैं, पोस्टपोन की जाते हैं एग्जाम डेट के हिसाब से। ये एग्जाम डेट के हिसाब से हमने रखा है, मतलब मॉड्यूल खत्म होने के बाद आपके टेस्ट रखे हैं, जिससे हम मैक्सिमम लेटेस्ट करंट अफेयर इसमें शामिल कर सकें। लेकिन अगर एग्जाम डेट पहले आ गई तो सारे टेस्ट यहाँ पर प्रीपोन किए जाएंगे। सारी डेट्स जो हैं टेंटेटिव मानिएगा। तो स्टूडेंट्स के द्वारा बार बार पूछे जाने वाले डाउट्स जो होते हैं उनको हम पहले ही ले लेते हैं इस बार। इतना सब कुछ कैसे याद होगा, कई सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ए से एल तक का सिलेबस है, उसमें कई सारे जो है चैप्टर्स हैं, उसमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, उसमें भी कई सारे फैक्ट्स हैं और कुछ डेटाज हैं, तो ये सब कैसे तैयार होगा। मेरा जवाब हमेशा रहता है, जैसे सभी स्टूडेंट्स ने तैयार किया है आप भी करेंगे। आप कुछ नया अभिनव नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है, आप कुछ नया चंद्रयान 4 नहीं बनाने जा रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको करना है स्टडी। ठीक है, स्टडी क्या करना है, स्टडी हमने जो कंटेंट दिया है, जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने 80 मॉड्यूल में जो कंटेंट पूरा बनाया है, जो सिलेक्शन मटेरियल बनाया है, उसको आपको स्टडी करना है। ठीक, और उसके साथ आपको करना है रिवीजन। इसी वजह से मॉड्यूल पढ़ने का समय मैंने बड़ा लिमिटेड रखा था, रिवीजन का टाइम काफ़ी ज़्यादा है। रिवीजन क्या करना है, पुराने मॉड्यूल्स का या फिर मॉड्यूल्स खत्म होने के बाद जो सब्जेक्ट वाइज PDF दे दी जाएगी,
उसका करना है, ठीक है। उसके बाद आपको करनी है प्रैक्टिस जम के। प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चंस अपलोड किए जा रहे हैं क्विज ग्रुप में वो सारे लगाने हैं, जो हमने पीवाईक्यू कंपाइल करके दिए हैं वो सारे लगाने हैं। पीवाईक्यू आप क्विज प्रैक्टिस करने के बाद लगाइएगा, ठीक है। और साथ ही कई सारे लोगों ने अगर फुल पेड ग्रुप लिया है तो आप डिस्कशन वाले ग्रुप में होंगे। फुल पेड वालों का फीचर है एक डिस्कशन वाला, ठीक है। डिस्कशन ग्रुप में कोई भी आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मैंने आपको बताया कि फैक्चुअल ये पूरा पेपर होता है, इसमें ज़्यादा अवधारणाओं पे आधारित, कॉन्सेप्ट पे आधारित, ओपिनियन पे आधारित, इंटरप्रिटेशन पे आधारित सवाल आते ही नहीं है। ज़्यादातर फोकस यहाँ पर फैक्ट्स पे रखना है। फैक्ट्स का मतलब क्या है? इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन का मतलब भाई क्या है? जैसे अगर हम किसी भी टॉपिक को ले लें, जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हम बात कर ले रहे हैं दांडी मार्च की, ठीक है। दांडी मार्च जो है कब हुआ, क्यों हुआ, कब यानी कि व्हेन, क्यों हुआ, किस घटना के बाद हुआ, कौन कौन लोग शामिल हुए, कितने लोग शामिल हुए, ये सब पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम्स में। कितने दिन चला, ठीक है, कितने दिन आंदोलन चला, कितने लोग शामिल हुए थे, क्या महिलाएं इसमें शामिल हुई थी, ये सारी चीज़ें आप इसमें ध्यान रखेंगे। और कुछ अलग से नहीं करना है, मैं कोई बुक यहाँ पर रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। जिस भी चीज़ का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो सब हमारे नोट्स में अवेलेबल है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस के नोट्स में सब कुछ आपको गिवन है। आप उसका कैसे रिवीजन करते हैं, कैसे उसकी प्रैक्टिस करते हैं और कितना रिटेन कर पाते हैं, ये सब चीज़ें जो है स्टूडेंट्स के कैलिबर और उसके एफर्ट पर डिपेंड करेगा। कई सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं नोट्स बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए। मैं आपको बता दूं कि जो मॉड्यूल है वो वैसे तो नोट्स फॉर्म में ही है, सब्जेक्ट वाइज जो पीडीएफ मिलेगी वह भी नोट्स फॉर्म में है, और कोई भी बुक होती है वो पहले नोट्स फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में ही होती है, फिर उसका पब्लिकेशन होता है। ये तो ठीक बात है। जो लोग नोट्स बनाना पसंद करते हैं उनको बिल्कुल बनाना चाहिए, और मेरे कहने पर आप नोट्स बनाना बंद ना करें। जो लोग नोट्स नहीं बनाते रहे हैं और रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करते रहे हैं, उन्हें जो है देख कर ज़्यादा अच्छे से याद होता है, वो आइदर वे अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए। किसी भी तरीके से अपने स्ट्रैटेजी बदलिए नहीं, अपने जो प्लस पॉइंट है उनको चेंज मत करिए, ये मेरे कहने का मतलब होता है। नोट्स बनाने की सलाह वहाँ पे दी जाती है जहाँ पर किसी एग्जाम में आपको आंसर राइटिंग करनी है, कोई यूपीपीसीएस लेवल का एग्जाम है जहाँ पर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जरूरत होती है, वहाँ पर नोट्स जरूर बनाना चाहिए। वहाँ पर नोट्स बनाने के लिए मैं ना कभी नहीं कहता हूँ। लेकिन ये जो आपका एग्जाम है पूरा फैक्चुअल लेवल का है, तो फैक्ट्स तैयार करने के लिए अगर आपको लगता है कि नोट्स बनाना फ़ायदेमंद है तो आप बना सकते हैं। कुछ ऐसे फैक्ट्स हो सकते हैं जो आपको लगता है कि मैं इसको भूल ही जाऊंगा, कोई ऐसा डेफिनेशन, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको लगता है कि मैं हर हाल में इसको भूल जाऊंगा, मुझे याद नहीं रहेगा, उन चीज़ों के आप नोट्स बनाइए। हर चीज़ नोट्स मत करिए, मतलब हर चीज़ जो है राइट डाउन नहीं करिए। आप स्क्रिबलिंग कर सकते हैं। स्क्रिबल जो टर्म है इसका हिंदी भाषा में मतलब रफली आप अर्थ निकाल सकते हैं, ठीक है। कुछ भी लिखना, ठीक है, कलम घसीटना। आप कोई भी जो है आंदोलन पढ़ रहे हैं, आप कोई भी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, उसमें कलम घसीटिए, आर्टिकल लिख लीजिए, ठीक है, उसमें रफली लिख लीजिए वो आर्टिकल किससे एसोसिएटेड है, ठीक है, आर्टिकल 44 किससे एसोसिएटेड है, यूसीसी ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्क्रिबल कर सकते हैं चाहें तो। कुछ लोग जो मास्टर हैं नोट मेकिंग के, वो अपना तरीका जारी रखिए। कुछ लोग जो नोट्स नहीं बनाते हैं, उनमें से कुछ अच्छे जो लोग होते हैं वो मल्टीपल टाइम्स लिखे हुए को रिवाइज करते हैं, यानी कुछ लोग बुक से रिवीजन करते हैं, कुछ लोग जो है मतलब नोट्स से रिवीजन करते हैं। जैसे हमारे मॉड्यूल है वो नोट्स फॉर्म में है, तो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन आपको करना है। अगर आप नोट्स नहीं बनाते तो आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन पर बहुत फोकस करने की ज़रूरत होगी। तो एक लाइन में इसका उत्तर क्या दे सकते हैं, नोट्स बनाए या नहीं। जिन लोगों को मल्टीपल रिवीजन करने की हैबिट है वो नोट्स बनाना स्किप कर सकते हैं। जिनको नोट्स बनाना पसंद है और नोट्स बना के ही वो पढ़ सकते हैं, नोट्स बना के ही उनको याद होता है, तो ऐसे पर्सन नोट्स बना सकते हैं। पूरी स्ट्रैटेजी को एक बार समराइज कर लेते हैं शॉर्ट में। 4-5 घंटे का अध्ययन जरूरी है, इस पर रिवीजन आपका शामिल है। रिवीजन की भूमिका अधिक रहेगी जितने मॉड्यूल आपके कलेक्ट होते जाएं। पुराने मॉड्यूल को रिवाइज करना ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है, ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है। सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कंटेंट को पढ़ना है, बार बार अलग से नहीं पूछेगा। कोई बुक ले लें या फिर ना ले लें, इसमें टाइम वेस्ट होगा आपका, कोई इसमें लाभ नहीं मिलेगा, हानि हो सकती है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंटेंट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की एक्सपर्ट टीम ने डिज़ाइन किया है HCRO के लिए, RO और APS की पोस्ट के लिए, जो पार्ट 1 का पेपर होगा उसके लिए। तो जितना यहाँ पे कराया गया है, जितना कराया जाता रहेगा, आगे मॉड्यूल में सब्जेक्ट वाइज PDF मिल जाएगी, पेड क्विज में क्वेश्चंस आएंगे, टेस्ट सीरीज आएगी, वो सफिशिएंट है और अन्य किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पेड क्विज के सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने हैं आपको एग्जाम से पहले, वैसे एक ही बार कर सकते हैं टेलीग्राम में। तो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके जाने हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, आपके लिए वो घाटा हो सकता है। नोट मेकिंग की जहाँ तक बात है तो कोई कॉन्सेप्चुअल लेवल का एग्जाम आपका होगा नहीं।
नोट टेकिंग को सेकेंडरी रखिएगा, ज़्यादातर फोकस करिएगा यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स रिवीजन पर, मतलब जो भी आपका पढ़ा हुआ है आप उसको बार बार रिवाइज करते रहें, क्योंकि क्वेश्चंस का स्तर जो है फैक्चुअल रहता है और आपको एक क्वेश्चन में एक ही फैक्ट को सॉल्व करना होता है, ठीक है। उसमें कोई बहुत इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता नहीं होती है, कोई जो है कंसेप्ट पे आधारित क्वेश्चन नहीं होते हैं, होता भी तो एक आधा हो सकता है 200 में से, नहीं होते हैं ज़्यादा, ठीक है। मैचिंग टाइप को ज़्यादा क्वेश्चन होते नहीं है इसमें। तो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन और कवरेज पर फोकस करना है, जितना भी सिलेबस है वो आपका बार बार पढ़ा होना चाहिए, तभी आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे पार्ट 1 के पेपर में, ऑनलाइन एग्जाम में। और सबसे ज़रूरी बात कि बहुत अधिक समय इसमें नहीं मिलने वाला है आपको, पोस्ट वगैरह की जानकारी आपको मिल ही चुकी होगी। जो चीज़ें बाहर आ रही हैं, जैसे नोटिफिकेशन आएगा आपको 50-70 या अधिकतम 80 दिवस का समय मिलेगा, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होने लगेगा। मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, तो कोई इसमें पोस्टपोन होने की संभावना होगी नहीं, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम है। मेंबर्स अपने डाउट कहाँ पूछेंगे? मेंबर्स अपने डाउट पूछेंगे अपने डिस्कशन ग्रुप में। अगर आपने फुल पेड ग्रुप लिया है तो जिन लोगों के पास फुल पेड ग्रुप है उनको डिस्कशन ग्रुप दिया गया होगा, जहाँ पर मतलब एक्सपर्ट एडमिन पैनल उपलब्ध होता है आपके लिए वर्किंग आवर्स में। कोई भी आप डाउट जो है सिलेबस संबंधित, सिलेबस के किसी पॉइंट संबंधित, सिलेबस से एसोसिएटेड किसी भी टॉपिक के किसी भी फैक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन है उसको डिस्कस कर सकते हैं एडमिन से, अपनी दुविधा बता सकते हैं। सिलेबस से एसोसिएटेड कोई भी आपका सवाल है आप उसमें पूछ सकते हैं, आपका जवाब दिया जाएगा। जिन्होंने केवल टेस्ट सीरीज या फिर ओनली स्टडी मटेरियल का ग्रुप लिया, आपके पास डिस्कशन ग्रुप की सुविधा उपलब्ध होगी नहीं, तो आप यहाँ पर जो भी दिक्कत है आप यहाँ पे बता सकते हैं। टेक्स्ट ओनली कीजिएगा, केवल टेक्स्ट के माध्यम से यहाँ पर रिप्लाई किया जाएगा। 7838692618 ये ज्ञान सर का पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है और इस पर कॉलिंग नहीं अलाउड है, ना वॉइस मैसेज अलाउड है। केवल टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से लिख करके या फोटो भेज करके अपना डाउट पूछिएगा। आपके डाउट को यहाँ पर विदिन 24 आवर यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो नंबर 2 देख लीजिए आप लोग, मॉड्यूल कैसे पढ़ना है, कैसे प्रिंट कर सकते हैं, उसके बारे में वीडियो नंबर 2 में बताया गया है।